सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफार्मों से लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि वास्तव में शिक्षक भर्ती 2011 जो 72,825 की भर्ती प्रक्रिया थी, उससे रिलेटेड जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एक ऑर्डर निकल के आया है 12,091, उसकी हकीकत क्या है। विभिन्न प्लेटफार्मों पर बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज को रखा है और अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज भी लोगों को वास्तविकता स्पष्ट करने में इतनी दिक्कत क्यों है। क्यों नहीं ये चीजें बता देते कि वास्तव में ये 12,091 की लिस्ट क्या है और क्या इसमें चयन होना है, और अगर चयन होना है तो वो कौन लोग हैं जिनका चयन होना है। दूसरी चीज, जो विभिन्न रेट आईएएस के माध्यम से जो पिटिशनर बने हुए हैं लोग, उनका भविष्य क्या है ये 12,091 या इसके पश्चात उनका क्या भविष्य रहेगा। तो ऐसे ही विभिन्न सवालों के जवाब को लेकर मैं कई बार पोस्ट के माध्यम से भी लोगों को बता देता हूं, लेकिन होता यह है कि जब तक उसको पोस्ट में बहुत चीजें क्लियर नहीं हो पाती और लोग पर्सन बाय पर्सन बताना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आपको इस सोशल माध्यम से अलग हटकर एक यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा देता हूं। मेरा उद्देश्य केवल सिर्फ ये है कि जो भी साथी, चाहे वो संघर्ष के साथी रहे हों या भी संघर्ष के बाद से, लेकिन 2011 शिक्षक भर्ती से जुड़ा जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है और उसके प्रति जवाबदेही बनती है और कई मैटर ऐसे हो जाते हैं जिन पर स्पष्टीकरण देना अनिवार्य हो जाता है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं और बताना चाहूंगा। दोस्तों, बात अगर निकलती है तो हम थोड़ा पहले बात करते हैं, इसमें कई मैटर हैं। पहला मैटर यह है कि 12,000 शिक्षक भर्ती के विषय में क्या है। तो दो टूक बहुत कम शब्दों में आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जो 12,091 शिक्षक भर्ती है, इसका शिगुफा या यूं कहें कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई। बहुत लोगों ने बताया होगा, हो सकता है वही चीज मैं भी दोहरा रहा हूं, लेकिन जो स्पष्ट है वही मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, माननीय दीपक मिश्रा जी आरटी एक्ट के प्राविधानों के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अनवरत जारी रखते हुए समस्त टेट 2011 को लेकर शिक्षक भर्ती पूर्ण करने के मूड में चल रहे थे और लगातार इस प्रकार के आदेश दे रहे थे। और उन्हीं आदेशों के प्रतिफल स्वरूप आपने देखा होगा हजारों हजार लोग पिटिशनर और किसी न किसी रेट और आईए के माध्यम से जुड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। बात आगे बढ़ती है कि जब वहां एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है 90-105 का, तो उस क्राइटेरिया के तहत बेसिक शिक्षा परिषद पर प्रत्यावेदन देना था और प्रत्यावेदनों की इतनी बाढ़ थी, जाहिर सी बात है जहां 2,93,000 का रिजल्ट आया हो तो निश्चित तौर पर ढेर सारे बेरोजगार अभ्यर्थी भी होंगे। तो उन्होंने अपने प्रत्यावेदन सबमिट किए। अब प्रत्यावेदनों की इतनी संख्या थी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों के पैर फूल गए थे। अब उनको ये स्पष्ट करना था या इससे पल्ला झाड़ना था कि आखिर हम इससे निकले कैसे। तो माननीय कोर्ट ने जब यहां ये पूछा कि कितने लोग पात्र पाए गए जो आपने प्रत्यावेदन लिए थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया और इनके अधिकारियों ने एक लिस्ट सौंपी, एक संख्या बता दी और वो संख्या कामोबेश वो संख्या थी कि जो उस समय काउंसलिंग के थ्रू जब भर्ती की जा रही थी तो जो रिक्त पद बचे थे जिन पर शेष काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करनी थी, वो संख्या उन्होंने 12,091 वहां बता दी। तो कोर्ट कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने कहा ठीक है, इन योग्य अभ्यर्थियों की हमको लिस्ट दीजिए। अब लिस्ट में दूसरा पहलू आता है कि ये लिस्ट कैसे तैयार की गई, आखिरकार इसमें कौन लोग हैं, पिटिशनर हैं, हाई मेरिट है, लो मेरिट है। तो आपको बता दूं, अगर लिस्ट का आप गहराई से विश्लेषण करेंगे
तो देखेंगे कि उस लिस्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्राइटेरिया से बिलो क्राइटेरिया है, उनका भी नाम है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिटिशनर थे, उनका नाम नहीं है। तो इस आधार पे ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये लिस्ट किस आधार पे तैयार की गई। हाँ, देखने में ओवरऑल एक व्यू में ये लगता है कि जैसे रैंडमली क्लिक करके उस लिस्ट को क्लियर किया गया और वहां जाके पेश कर दिया गया, ताकि लोगों को या कोर्ट को ये बताया जा सके कि हम इसे जल्दी पूरी कर सकेंगे। और वो पूरी कैसे करेंगे, क्योंकि उनको मालूम था लगातार काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग के थ्रू जो पद बचे हैं उनको हम भर लेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये प्रक्रिया का वहां से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि उस समय के जो आला अधिकारी थे उन्होंने अपना सर पीट लिया था कि इन्होंने ये क्या लगा दिया, और ये निश्चित रूप से भविष्य में ये एक गले की फांस बन सकता है। हालांकि अब सेकंड मुद्दे पे आते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश चल रहा था, लगातार वो पिटिशनर राहत के फेवर में भी चल रहे थे और दिया भी था पूर्व में, तो उसके पश्चात अचानक भर्ती को द एंड कर दिया जाता है। 66,855 कुछ पद भरे गए और उसके पश्चात भर्ती को बंद कर दिया गया और ये कह दिया गया कि आगे स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी दी जाती है कि वो फ्रेश विज्ञप्ति या जो भी उनके प्रोविजन है उसके हिसाब से वो भर्ती प्रक्रिया पूरी करें या अब उचित समझें। यानी कुल मिला के स्टेट गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई और स्टेट गवर्नमेंट तो चाह ही रही थी कि इस मैटर से कितनी जल्दी पल्ला झाड़ा जाए और वहां से निकल गए। हाँ, एक चीज का मैंने जिक्र किया है और वो मैं लगातार करना चाहूंगा कि ये जो 12,091 की जो भर्ती का जो मैटर है, इसको इतने समय तक जिंदा रखने वाली टीम का मैं साधुवाद करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में ये एक काबिले तारीफ कार्य है। क्योंकि जो मुद्दा समाप्त हो चुका हो उस मुद्दे पे अचानक जान फूंक देना ये किसी रूप से एक छोटा कार्य नहीं है। और जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार एक से बढ़कर एक अच्छे धाकड़ वकीलों के पैरवी के बावजूद रिट और याचिकाओं को खारिज किया गया इस बिहाफ में कि यह ऑलरेडी निर्णीत है, उस मैटर पर इस प्रकार का आदेश ले आना एक छोटी बात नहीं है। पर हाँ, इस आदेश के थ्रू बहुत से लोग भ्रमित हुए, बहुत लोग पुनः उस दौड़ में शामिल होने की जुगत में हैं, वो कतई उचित नहीं। दोस्तों, ये चीजें मैं केवल इस वजह से बताना चाहता हूं कि आप भ्रमित ना हो। जो चीजें हैं स्पष्ट है, जो आर्डर है वो भी स्पष्ट है। आर्डर में क्लियर कट दिया गया है कि जो व्यक्ति 12,091 की लिस्ट में है, किसी कारणवश कभी भी उसने काउंसलिंग नहीं कराई है और अगर किसी जिले में उस पर्सन अभ्यर्थी के अंकों से कम अंक में चयन हुआ है तो वो दावेदार होगा और इस आशय का 2,000 का नोटरी हलफनामा वहां लगाना होगा कि उसने इसके पहले कभी काउंसलिंग नहीं कराई है। आप तार्किक रूप से अगर सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो आप खुद सोचिए कि जब 90-105 का ऑर्डर हुआ था, पूरे प्रदेश भर में भयंकर कोहरे और ठंडक के दौरान भी अभ्यर्थियों का मेला चल रहा था, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने काउंसलिंग नहीं कराई हो। निश्चित रूप से इसमें दो ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई होगी। एक वो व्यक्ति जो 90-105 क्राइटेरिया से बिलो था और दूसरा वह व्यक्ति जो किसी कारणवश किसी आपदा या कोई ऐसी परिस्थिति या घरेलू किसी समस्या की वजह से वो काउंसलिंग ना करा सका हो, तो वही व्यक्ति बचा होगा। और अगर 90-105 के नीचे के क्राइटेरिया का व्यक्ति जो काउंसलिंग नहीं कराया उसका नाम उस लिस्ट में है, तो वो जब काउंसलिंग कराएगा तो क्या उसका चयन हो पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी वहां की मेरिट लिस्ट उसके नंबरों से ऊपर होगी। ऐसी स्थितियों में क्या स्टेप होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। जिन लोगों का लिस्ट में नाम है और जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, वो दोनों ही वेट एंड वॉच की स्थिति में। ऐसी कंडीशन में सरकार द्वारा जारी होने वाली विज्ञप्ति का इंतजार करना पड़ेगा।
जैसा कि कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के पश्चात ये मैटर न्याय विभाग के पास पहुंच चुका है और शीघ्र इस पे वो कोई निर्णय लेंगे। तो इसमें निर्णय क्या लेंगे, हो सकता है वो इस पे अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वार्ता करें और वार्ता करने के पश्चात इसमें क्या स्टेप हो सकता है उस पर चर्चा करें, या तो विज्ञापन निकालेंगे या फिर डबल बेंच में ये जाएंगे और इस आशय से कि ऐसा ऐसा है और ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये अपनी असमर्थता वहां जाहिर करेंगे। तो इन स्थितियों में बिल्कुल भ्रमित ना हो, कौन क्या है क्या नहीं है यहां ये स्पष्ट कर दूं, ये शासन द्वारा निर्गत लिस्ट है। इसमें कोई पिटिशनर, कोई किसी प्रकार की आईए, रिट और एसएलपी का कोई भी बंदा नहीं है। इसमें वही लोग हैं जो शासन ने एक रैंडमली फॉर्मेट के थ्रू इनको क्लिक करके लिस्ट कोर्ट में सौंप दी थी। आप सभी को ये जानकारी केवल इस वजह से दे रहे हैं कि ताकि कुछ चीजों में आप स्वतः निर्णय लेने की स्थिति में रहें, मैटर को समझ लीजिए और समझने के पश्चात ही कोई कदम उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी उसके लिए आप नाहक परेशान न हो, फोन कॉल्स में समय ना बर्बाद करें। जो भी चीजें हैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करा दी जाएंगी। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप उस पर कमेंट सेक्शन में चलकर एक कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप सभी के प्रति ढेर सारा आगाध प्रेम और स्नेह, ताकि भविष्य में आप सभी अपने संघर्ष के आयाम को पार करें, अपने संघर्ष को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ईश्वर से हमेशा कामना रही है और आज भी करता हूं कि आप सभी एक शिक्षक बनने के काबिल हैं और उस पद पर आसीन होइए। हमारी सभी को दिल से दुआ है। आप सभी का साथी बहुत बहुत धन्यवाद।